नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिसार पहुंचे नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता। मंत्री कमल गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। कमल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी है। तो वहीं आपको बताते चले, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता भी करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हिसार पहुंचे नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता। मंत्री कमल गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। कमल गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता भी करेंगे कमल गुप्ता। हिसार पहुंचे नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता। मंत्री कमल गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई, जिससे 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना पर पीएम मोदी ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी घटना पर दुख जताया और ट्वीट कर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। साथ ही साथ घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है। आपको बताते चले, मरने वाले 12 लोगों में से 8 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक की ममता पत्नी सुरेंद्र निवासी झज्जर के रूप में पहचान की गई है। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है इस भगदड़ में। तो आपको बताते चलें, वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच जाने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं और इस दुखद घटना पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी घटना पर दुख जताया है और ट्वीट करके मृतकों के परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। आपको ट्वीट भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। आपको बताते चले, मरने वालों में से 12 लोगों में से 8 लोगों की पहचान हो गई है, जिसमें से एक की ममता पत्नी सुरेंद्र निवासी झज्जर के रूप में पहचान की गई है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई, जिससे 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। ये भगदड़ रात 2:45 पर मची और देखते ही देखते 12 लोगों की मौत हो गई। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल कैंपस में ही बन रहे पीजीआई का भी दौरा किया। उन्होंने पीजीआई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान के सैंपल भी लिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट कई देशों में आ चुका है। के बाद वो आज सामान्य हॉस्पिटल का दौरा करने आए हैं। यहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं या नहीं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए तमाम व्यवस्थाएं हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर संभावित है, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई हैं। किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आए तो इनका इलाज भी संभव हो जाएगा। मैडम एक बार आराम से धीरे धीरे आ जाओ। मैडम प्रदेश में ओमिक्रॉन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और 1 जनवरी यानी कि आज से लोगों को बिना वैक्सीन लगे लोगों को पब्लिक प्लेस में जाने पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन सोनीपत के राय क्षेत्र में लोगों की ओर से बड़ी ही लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां लोग काम पर से वापस आ रहे थे और मास्क पहने नजर नहीं आए और जब उनसे मास्क न लगाने की वजह पूछी गई तो गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से बिना मास्क के लोग यहां पर जा रहे हैं और गाइडलाइंस का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और यही लापरवाही कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है।
आज न लगा गाँव में लगाए लेकिन नहीं वो गलती से चला गया ना उनके पास। तो दिल्ली से मालिक आता, आपको डर नहीं लगता कोरोना से? लगाते हैं कंपनी में, वो बैग में चला गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक करी, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 और 2022 में होने वाली परीक्षा पर चर्चा की गई। वहीं 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए बताया गया कि बोर्ड के परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो आपको बताते चलें, बोर्ड के परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी, जिसमें पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से ही आएगा। बड़ा ही सरकार का और बोर्ड का सराहनीय प्रयास है कि दोबारा से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं लेगा, क्योंकि पीछे कुछ समय से कई सालों से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो रिजल्ट बच्चों के अंदर थोड़ा सा माहौल होता था कि भाई बोर्ड की परीक्षा होगी तो बच्चे मन लगा के पढ़ते थे। अब थोड़ा सा उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये जो बोर्ड ने प्रयास किया है 8वीं क्लास कक्षा में बोर्ड शुरू करने का, वो काफी सराहनीय प्रयास है और इसके आगे जाके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी तक लगभग 7,492 स्कूलों ने हमारे पर रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 459 सीबीएसई के स्कूल हैं, 9 आईसीएसई के स्कूल हैं और आरोही मॉडल के 66 स्कूल हैं जिन्होंने हमारे बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा स्टेट में उपस्थित जो भी सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड से उपस्थित विद्यार्थी 8वीं में पढ़ते हैं, उन सबकी बोर्ड की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब तो 1 महीने से काफी सफाई हो रही है, ऐसी ही चलती रहे तो ज्यादा बढ़िया। क्या आप लोगों का भी कोई सहयोग है? जनता भी इसमें सहयोग कर रही है, आप भी मोटिवेट कर रही है, हम भी सहयोग कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना यही है कि सफाई पे ध्यान दें, कूड़ा जमा ना होने दें। कैथल के गांव शेरगढ़ में सरकारी स्कूल का बिजली विभाग ने कनेक्शन इसलिए काट दिया क्योंकि स्कूल ने समय से अपना बिजली का बिल नहीं भरा था। आपको बताते चलें, और विभाग वाले बिजली का मीटर भी उतार कर ले गए। स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली के बिल को भरने के लिए कहा जा रहा था, बजट की मांग की जा रही थी, लेकिन विभाग ने बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने स्कूल का कनेक्शन ही काट दिया और मीटर भी साथ ले गए। उन्होंने बताया कि कई बार विभाग को लिख चुके हैं कि बिजली का बिल कई महीनों से रुका हुआ है, लेकिन विभाग ने कोई बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजली का बिल 80,000 तक पहुंच गया है। बिजली कनेक्शन कट जाने से स्कूल में बच्चों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परसों स्कूल टाइम के बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं बगैर कोई इंटीमेशन के और यहाँ से मीटर ले गए हैं, कनेक्शन स्कूल का काट दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई आपका बिल जो है ड्यू था, इसलिए हमने लाइनमैन लाभ सिंह को फ़ोन किया। वो कह रहा है कि आपका जो बकाया ड्यू था इसकी वजह से आपका मीटर हम लेके गए हैं और यहाँ बच्चों को पानी पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने पर पेरेंट्स ने रोष जताया। बच्चों की दाखिले के लिए अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। बच्चों के साथ माता पिता ने बीआईओ कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देकर के बच्चों के एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों की बीआईओ से शिकायत करी। ऐसे में प्रशासन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अलॉट किए गए स्कूलों में सख्त निर्देशों के साथ दाखिले करवाए। इस पर अभिभावकों ने बीईओ को अपना ज्ञापन भी सौंपा है।
और यहाँ 16 तारीख को यहाँ रिजल्ट आया था। उसके बाद लगातार हम कंटिन्यू ऑप्शन डोल रहे हैं। डीओ साहब, बीओ साहब, वो तो एसडीएम साहब के पास, सभी के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं सभी मिलके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का एडमिशन किया जाए ताकि हमको दिक्कत ना आए। अगर एडमिशन नहीं होता तो लगातार धरना जारी रखेंगे। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आपको बताते चले, लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए, लेकिन 11 बजे के बाद लोगों ने जश्न मनाना बंद कर दिया। उसके बावजूद भी आपको बताते चले, दूसरी तरफ कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली गुरुग्राम के सेक्टर 29 में। 11 बजने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही मस्ती करते नजर आए। तस्वीरें भी आप सभी के सामने हैं। कई लोग तो नशे में धुत भी नजर आए। लोगों को याद ही नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नए साल के जश्न में लोग डूबे हुए हैं। नशे में धुत लोगों को कुछ भी याद नहीं है कि 11 बजते ही लॉकडाउन लग जाता है, नाइट कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के सामने ही लोग यहाँ पर जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों को गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कह रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 11 बजने के बाद भी लोग पुलिस के सामने ही मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तो कई लोग नशे में धुत भी नजर आए। लोगों को याद ही नहीं रहा कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और ऐसे में सावधान होने की जरूरत है। तो गुरुग्राम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस लोगों को यहाँ से भगाते हुए नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे हमने पहले ही सारे क्लब्स वालों को सबको हिदायत दे दी थी कि भाई 11 बजे नाइट कर्फ्यू लगना है, तो उससे पहले ही आपने 10 बजे की एंट्री बंद करवा दी थी। 10:30 बजे हमने सबको क्लोज करा दिया। अब जो यहाँ पे पब्लिक है, जो भी निकली है क्लब से, पब से और उसके बाद में मॉल्स वगैरह से, उन सबको हम धीरे धीरे यहाँ से भेज रहे हैं कि अपने अपने घर चले जाइए और अपने जिस भी साधन से आए हैं, जो भी गाड़ी से आए हैं या कैब से आए हैं, वो यहाँ से चले जाए और उसी की हम पालना करवा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बिल्कुल पालना सख्ती से करें। Hi, I'm Munmun from Gurgaon. I enjoyed a lot. I just miss why this curfew has happened. Why? I want to go that let this corona go away. We enjoyed a lot. Wish you all a happy new year. नलवा के गांव में जलघर की सफाई की व्यवस्था काफी ज्यादा चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे गांव में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीण इस समस्या को बार बार उच्च अधिकारियों से को बताते हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस गांव में पहले भी कई बार जलघर की सफाई न होने की समस्या आ चुकी है, लेकिन बार बार अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद भी इस तरह पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी खंबे से टकराकर गड्ढे में जा गिरी, जिसके चलते गाड़ी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले, मरने वाले दोनों लोग चचेरे भाई हैं। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है।
हाल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी खंभे से टकराकर गड्ढे में जा गिरती है, जिसके चलते गाड़ी सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले मरने वाले दोनों लोग चचेरे भाई हैं। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर जाता है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। नरवाना के नागरिक अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा हुआ। पदार्थ खेड़ा गांव के एक युवक के इलाज के दौरान अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। परिजन मृतक के शव को लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। आपको बताते चले कि घड़ी थाना में 2 दिन पहले मृतक युवक से चोरी के मामले में पूछताछ की गई थी। वहीं परिजनों ने पुलिस पर युवक को टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही साथ आपको बताते चले ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नागरिक अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला और भारी पुलिस बल इस मौके पर तैनात करना पड़ा। खेड़ा गांव के एक युवक के इलाज के दौरान अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। परिजन मृतक के शव को नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भारी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात करना पड़ा। परिजनों ने पुलिस पर युवक को टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। करनाल सीआईए स्टाफ ने नगर निगम के एसआई से ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ रुपए मांगने वाले 2 आरोपियों को जेल भेज दिया और प्रशासन ने एसआई दीपक किंगर को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही पैसे लेने वाले पीए विकास शर्मा को भी टर्मिनेट कर दिया गया। फिलहाल एसआई का पीए और एसआई दोनों फरार बताए जा रहे हैं और डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि जरूरत पड़ने पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। इनका एक का नाम है सुबह में, दूसरे का नाम साहिल है। तो किस मामले में पकड़े गए थे सर ये फिरौती के मामले में पकड़े गए थे। एससी अधिकारी से फिरौती मांग रहे जी। तो कितनी वीडियो बनाई इन्होंने अभी जांच में शामिल निकल कर आया? करीब 36 वीडियो बनाई थी। तो सभी में पैसे ले रहा था जो इनका पीए था? हाँ बिल्कुल, पीए भी रोज आपस में पैसे ले रहा था। तो इसमें एससी भी था शामिल? एससी भी शामिल है, वीडियो में आया तफ्तीश में। हाँ। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? खिलाफ लिख कर दे दिया और सस्पेंड कर दिया। नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। अंबाला में दिन प्रतिदिन चोरी ठगी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अंबाला शहर के पंजाब एंड सिंध बैंक से सामने आया है, जिसमें चोरों ने दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश करी। आपको बताते चले चोरों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहीं आपको बताते चले सूचना मिलते ही थाना पुलिस सदर एसएचओ कार्रवाई में जुट गए हैं। मैं यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचा हूँ। किसी नामालूम व्यक्ति ने एटीएम को ताला तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया है। उसके बाद वो बैंक का जो यूनियन का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे, उसमें दाखिल हुआ है शीशा तोड़ करके, लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई ना कोई सामान चुराने के लायक था और ना ही वहाँ से वो कुछ चुरा पाया।
इसके अलावा काफ़ी खामियां नज़र आई हैं हमें प्रथम दृष्टि में यहाँ बैंक में। एक तो सीसीटीवी फुटेज है जो वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। पूछने पर पता चला कि इन्होंने कल शाम ही सीसीटीवी फुटेज फरीदाबाद में लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। आपको बताते चलें, दहशत का माहौल बन गया है। वहीं सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस का नारा भी फेल नजर आ रहा है। फरीदाबाद में 10 दिनों के अंदर हुई हत्याओं की बात की जाए तो बीते 21 दिसंबर को थाना खेड़ी इलाके में भाई ने भाई को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था और खड्डा कॉलोनी में 14 वर्षीय बच्चे का शव बरामद हुआ था। तो वहीं अब ताजा मामला फरीदाबाद की प्रेस कॉलोनी का सामने आया है, जहां पर देर रात एक युवक को सिर कुचल करके मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बताते चले, लगातार हत्याओं की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। घटना की जानकारी सुबह लोगों को चली तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। फरीदाबाद में लगातार हत्याओं की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। प्रेस कॉलोनी में सुबह सूचना मिली थी भी एक डेड बॉडी है। ये प्रेस कॉलोनी खंडर हुई पड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और बहुत पुराने मकान हुए हैं, रहने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये कोई 100-150 कमरे ऐसे हैं जो बिल्कुल डेमोलाइज होने वाले हैं। उसमें आके एक डेड बॉडी मिली है, शायद कोई नशेड़ी है। करनाल में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की का नाम गोल्डी है। लड़की की शादी 5 दिन पहले इंद्री के पास एक गांव में रहने वाले अंग्रेज सिंह से हुई थी। अंग्रेज सिंह की ये दूसरी शादी थी। अंग्रेज सिंह मधुबन पुलिस अकादमी में मेस में कुक और बाकी समय वो वहां के क्वार्टर में सफाई का काम भी करता है। आपको बताते चले, सुसाइड का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मेरे पास मैं इंचार्ज था 6 महीने पहले, मेरे पास लगा था, ये काम ठीक करता था, ईमानदार आदमी था। मतलब कच्चे में है पुलिस? हाँ, कच्चे में। तो इस लड़की का भाई भी रिश्ता होने से पहले मेरे से पता करके गया था। मैंने बताया था भाई ईमानदार लड़का, ठीक है, कोई नशा पता कुछ ऐसी बात नहीं करता ये। तो मैंने इसको बता दिया था इनको। और आज तकरीबन 4:45-5 बजे ये मेरे क्वार्टर पर आया था। मेरे क्वार्टर पर कई बार झाड़ू पोछे का काम कर जाता है, इसको वो करते हैं। तो ये चाय पी कर मेरे पास से ही गया था। बड़ी खबर फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।